जब भी हम इलाज की बात करते हैं तो अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होता है तो इलाज कराना काफ़ी आसान हो जाता है। आपको बस अपने सही डॉक्टर या अस्पताल का चुनाव करना होता है। उसके बाद वहां जाके अपनी मेडिकल पॉलिसी शो करनी होती हैं। अगर उसमें आपका हॉस्पिटल कवर्ड है तो आप आसानी से कैशलेस तरीके से अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपने ठीक तरीके से इंश्योरेंस नहीं कराया है, आप इलाज कराने गए, आपके पास मेडिक्लेम पॉलिसी भी है लेकिन आपको उसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसमें कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं। इन सारी गलतियों को एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो। एक एक करके इन सारी समस्याओं का अपन डिस्कशन करेंगे। जैसे कि अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो क्या आपको इंश्योरेंस कराना चाहिए, इंश्योरेंस कितने रुपए का कराना चाहिए, कितना कवरेज हमें लेना चाहिए, क्या हमें पुरानी बीमारियों के बारे में डिक्लेरेशन देना चाहिए या फिर बीमारी का पता लगने के बाद इंश्योरेंस कराने पे क्या होता है। ये सारे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं इन सबको एक एक करके अपन आज डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कि अगर भारत सरकार की आयुष्मान योजना जो कि प्रधानमंत्री जी ने आपको दे रखी है उसमें अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास 5 लाख तक के इलाज का कार्ड उपलब्ध है तो भी क्या आपको प्राइवेट इंश्योरेंस कराना चाहिए, पर्सनल इंश्योरेंस कराना चाहिए। देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप करा सकते हैं तो आपको ज़रूर एक प्राइवेट इंश्योरेंस करा के रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको जिस डॉक्टर से इलाज कराना है या जिस हॉस्पिटल में इलाज कराना है वहाँ पे आयुष्मान कार्ड नहीं लगता। तब आप क्या करेंगे? उस दिन फिर आपको अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि कुछ रकम का प्राइवेट इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस करा के रखें। मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बोल सकता हूँ कि अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं जहाँ पे इलाज ज़्यादा महंगा नहीं है, छोटे मोटे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे आपको सामान्यतः 5 लाख तक का इंश्योरेंस सफिशिएंट हो जाएगा एक छोटी सी फैमिली के लिए। लेकिन अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं, टियर 1 या टियर 2 सिटीज़ में रहते हैं, तो वहाँ पे इलाज कई बार महंगा हो जाता है। ऐसी कंडीशन में कोशिश करें कि ये जो इंश्योरेंस की रकम है ये थोड़ी ज़्यादा हो, कम से कम 10 लाख का इंश्योरेंस तो ज़रूर करा के रखें। मेडिक्लेम का जो मैक्सिमम अमाउंट है वो अपनी क्षमता के अनुसार होना चाहिए, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना अच्छा रहता है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा एक्सोबरेंट भी नहीं होना चाहिए कि 4-5 करोड़ का आपने इंश्योरेंस करा के रख लिया और उसकी प्रीमियम भरना ही मुश्किल हो रहा है। तीसरा सवाल, मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदते वक्त किन प्रैक्टिकल सावधानियों को बरतना है। पहली सावधानी तो ये है कि आपको जिस कैटेगरी का रूम चाहिए होता है उस कैटेगरी के रूम की कैपिंग की सुविधा उसमें नहीं होनी चाहिए कि आपको फलानी कैटेगरी का ही रूम मिलेगा। आप अपने एजेंट से बोलिए कि मुझे सेमी प्राइवेट रूम लगता है या प्राइवेट रूम लगता है, तो मुझे ऐसी पॉलिसीज ही बताएं जहाँ पे इस तरह के रूम्स मुझे अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि जब आपको ज़रूरत पड़े, जिस दिन आप हॉस्पिटल पहुँचे, आपको प्राइवेट रूम चाहिए लेकिन आपको हॉस्पिटल वाले जनरल वार्ड में भेज रहे हैं क्योंकि आपकी पॉलिसी में अलाउ नहीं है। तो जो रूम की कैटेगरी आपको चाहिए वो आपकी पॉलिसी के अंदर मेंशन होना चाहिए। ज़्यादातर पॉलिसीज़ में आजकल नो कैपिंग आती है। थोड़ी सी प्रीमियम अगर रेज कर लेंगे तो नो कैपिंग फॉर एनी रूम करके एक फैसिलिटी होती है जिसमें हम जिस तरह का भी रूम उस हॉस्पिटल मिलना चाहें वो उपलब्ध होता है। इसके अलावा पॉलिसी खरीदते वक्त बिफोर एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट वाली पॉलिसी आपको लेनी है, यानी कि इलाज या सर्जरी कराने के पहले और उसके बाद जो आपका खर्चा हुआ है टेस्ट कराने में, दवाइयाँ खरीदने में, बार बार डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस देने में, वो भी उसके अंदर सम्मिलित होना चाहिए। ज़्यादातर पॉलिसीज़ में सम्मिलित रहता है, कई बार आपको पता भी नहीं होता और आप वो खर्चे को भूल जाते हैं या उसका क्लेम नहीं लेते हैं। तो अगली बार आप या आपके रिश्तेदार जिन्होंने इलाज मेडिक्लेम से कराया हो उनको ये एडवाइस ज़रूर दीजिए, इलाज के पहले और बाद की जो भी एक्सपेंसेस आए हैं उसका मेडिक्लेम से वो कंपनसेशन ज़रूर लें। एक और गलती मेडिक्लेम कराते वक्त हमसे जो हो जाती है वो है हमारे जो क्रोनिक इलनेसेस हैं, यानी पुरानी जो बीमारियां हैं उनका हम डिक्लेरेशन नहीं करते हैं, छुपा ले जाते हैं। छुपाते इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो एजेंट होता है वो हमें बोलता है कि अगर हम ये बताएंगे तो हमारी पॉलिसी का प्रीमियम ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रीमियम कम रखने के लिए तो हम छुपा लेते हैं और प्रीमियम भरते रहते हैं। लेकिन जब पॉलिसी का क्लेम लेने की बारी आती है, जब उसकी असली ज़रूरत आती है, उस वक्त मेडिक्लेम कंपनियां आपके क्लेम को डिनाई कर देती हैं क्योंकि आपने कुछ जानकारियां छुपाई हैं। जैसे कि आपको शुगर की बीमारी थी, आपने बताया नहीं, टेस्ट में निकल के आया कि बहुत दिनों से शुगर बढ़ी हुई है। मेडिक्लेम पॉलिसी लेते वक्त भी आपकी शुगर बढ़ी हुई थी लेकिन आपने उनको बताया नहीं, तो वो इस बिना पे आपकी पॉलिसी पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि इन्होंने कुछ जानकारियाँ छुपाई हैं अपने स्वास्थ्य से संबंधित। तो मेरा ये बिल्कुल साफ मत है कि आपको जो बीमारियां हों वो उनको खुल के बताइए कि मुझे फ़लानी बीमारियां हैं, आपको जो प्रीमियम लगता है आप बताइए, लेकिन बाद में मेरा मेडिक्लेम रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। पॉलिसी लेते वक्त एक और गलती हो जाती है कि हम सस्ती पॉलिसी के चक्कर में जो एडवांस ट्रीटमेंट है वो उसके अंदर कवरेज नहीं लेते हैं। एडवांस ट्रीटमेंट यानी कि जैसे लेज़र ट्रीटमेंट है, पथरी की बीमारी हो गई, लेज़र से ट्रीटमेंट कराना है, लेकिन पॉलिसी ने डिनाई कर दिया कि आपने तो एडवांस ट्रीटमेंट लिया ही नहीं था।
अगर पथरी का इलाज आप लेज़र से नहीं कराएंगे तो क्या आज के ज़माने में हम उसका चीरे से इलाज कराएंगे? वो तो बहुत गलत हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि एडवांस ट्रीटमेंट उसके अंदर अगर शामिल रहे तो बहुत अच्छा रहता है। फिर आप लेज़र ट्रीटमेंट, रोबोटिक ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें उसके अंदर ले सकते हैं। इसके अलावा डे केयर पे भी ध्यान दीजिए। अगर आप डे केयर की पॉलिसी ले लेंगे तो जो छोटे इलाज होते हैं वो भी आपके कवर्ड हो जाएंगे। बहुत से छोटे मोटे ऑपरेशन, छोटे मोटे इलाज आजकल डे केयर में हो जाते हैं, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। सुबह भरते हुए शाम को आपका डिस्चार्ज हो जाता है। अगर वो उसमें शामिल रहेंगे तो वो भी आपका कैशलेस तरीके से हो जाता है। एक और जो प्रैक्टिकल गलती हो जाती है लोगों से वो ये है कि कई बार वो रिम्बर्समेंट नहीं लेते हैं। यानी कि अगर हॉस्पिटल जहाँ पे आपने इलाज कराया वहाँ पे कैशलेस सुविधा नहीं थी आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी की, तो आप फिर वो इलाज करा के घर चले जाते हैं, भूल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप उसका रिम्बर्समेंट डालने के लिए अपने एजेंट को बोलिए, वो सारी फाइल, सारे कागजात इकट्ठे करके उसका रिम्बर्समेंट डालेंगे। उसका क्लेम आएगा, क्लेम का अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा डायरेक्ट। अगर उसमें कोई कंपनी कटौती करती है, कुछ आपकी जो क्लेम रकम है उसमें से कमी करती है, तो आपके पास IRDA एक ऐसी संस्था भारत सरकार ने दे रखी है जहाँ पे आप कंप्लेन डालें तो उसका रिजोल्यूशन होता है। ये संस्था हर उन लोगों की हेल्प करती है जो उनको संपर्क करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि किसी भी तरीके का कोई बिजनेस या फाइनेंशियल एस्पेक्ट बताने की बजाय आपको केवल प्रैक्टिकल बातों के बारे में जानकारी दूं, जो आपको दूसरे वीडियोस में दूसरे जो एडवाइज़र्स होते हैं, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स होते हैं, वहाँ पे देना मिस कर जाते हैं, क्योंकि ये डे टू डे प्रैक्टिस में मैं रोज़ देखता हूँ और ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको थोड़ी मदद तो हुई होगी। अगर हुई हो तो वीडियो को लाइक करें और आसपास के ज़रूरतमंद लोगों के साथ में इसे ग्रुप्स में शेयर करें।